विपक्ष मोदी को चुनौती देने की भरसक कोशिश कर रहा है, लेकिन अपना कुनबा बचाने में भी नाकाम नजर आ रहा है। कई विपक्षी नेताओं के रिश्तेदार भी मोदी की गारंटी पर ही भरोसा जता रहे हैं। ऐसे में विपक्ष आखिर 2024 में मोदी सरकार को चुनौती कैसे दे पाएगा? नमस्कार, मैं हूं विवेक चांडिल्य और आप देख रहे हैं देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। मोदी गठबंधन के मास्टर हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विपक्षी नेताओं को साधने में मोदी का कोई सानी नहीं दिख रहा है। जो कभी मोदी के खिलाफ जहर उगला करते थे, वो अब मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। आज हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई। उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे भी एनडीए के साथ आते दिख रहे हैं। तो मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव के मैनपुरी से लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों के कई नेता भी एनडीए के मंच पर आ चुके हैं। चाहे नीतीश कुमार हो, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, उसको संजोया, लेकिन अब वो एनडीए के साथ है। फिर चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर जयंत चौधरी, रही सही कसर कांग्रेस के कई पुराने नेता पहले ही पूरा कर चुके हैं। गुलाम नबी आजाद हो या कपिल सिब्बल या फिर आनंद शर्मा, कांग्रेस का कुनबा डूबता नजर आ रहा है। आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितेंद्र प्रसाद भी याद होंगे। और अभी हाल ही में मिलिंद देवड़ा और अशोक चौहान जैसे नेता भी मोदी का हाथ थाम चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आपसी बिखराव से जूझ रहा विपक्ष मोदी के विजय रथ को कैसे रोकेगा? सबका हिसाब होगा में आज इसी मुद्दे पर डिबेट, और डिबेट के सवाल क्या रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या विपक्ष में फूट ही मोदी की हैट्रिक की गारंटी है? क्या मोदी ने विपक्ष के परिवारजनों को, परिजनों को साध लिया है? और टूटता फूटता बिखरता विपक्ष मोदी को 2024 में कैसे रोकेगा? पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। चौबीस के रण में विपक्ष मोदी को चुनौती तो दे रहा है, लेकिन अपनों को संभाल पाने में नाकाम दिख रहा है। विपक्ष के साथी दल हों या फिर परिजन, आखिर मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा क्यों है? ये दो तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। नीतीश कुमार से लेकर ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी तक सभी एक एक करके विपक्षी खेमे में चले गए, तो दूसरी तरफ विपक्ष के परिजन भी साथ छोड़ रहे हैं और मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं। जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो उधर महाराष्ट्र में राज ठाकरे भी बीजेपी के मंच पर आ चुके हैं। आज हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने भी परिवार से बगावत कर दी। सीता सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया और मोदी की गारंटी पर भरोसा जता दिया। मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह से हमने देखा कि आए दिन पूरे भारत की दौरा कर रहे हैं, विदेशों में भी भारत का नाम है प्रधानमंत्री जी की वजह से। झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सीता सोरेन को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और कहा कि झारखंड में भी बीजेपी प्रचंड जीत दर्ज करेगी। क्या सीता सोरेन को टिकट दिया जाएगा? 14 सीटें हैं। इस संबंध में निर्णय करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हम तो कार्यकर्ता के रूप में उनको शामिल किया गया, कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अनाचारी, कदाचारी, भ्रष्टाचारी सरकार, झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करने वाली सरकार, इससे मुक्ति का संकल्प लेके और दिल्ली में राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना में 14 कमल के फूल वहां से जिता के लाके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प करेंगे। इधर राज ठाकरे भी अब ऐलानिया तौर पर बीजेपी के मंच पर आ चुके हैं। महाराष्ट्र में उद्धव पहले से ही मुश्किल में, ऐसे में ठाकरे परिवार का छोटा चिराग बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। उधर अपर्णा यादव के मैनपुरी से लड़ने की अटकलें हैं, जो अखिलेश की टेंशन बढ़ा सकता है। मोदी विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार को पहले ही साथ ले चुके हैं। इधर यूपी में अखिलेश के दो साथी ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी को भी अपने मंच पर ला चुके हैं। विरोधी दलों के कुछ नेताओं के संबंधी भी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में 24 का रण विपक्ष के लिए दिन ब दिन संकट का सबब बनता जा रहा है।
ऐसे में विपक्ष आखिर कैसे मोदी का सामना कर पाएगा? सबका हिसाब होगा में आज सबसे बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। और डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर विवेक कोरडे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मणिशंकर पांडे, प्रवक्ता एलजेपी-आर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट की शुरुआत विवेक जी मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं। सवाल इस बात को लेकर है कि आप लोग कहते हैं कि आप जोड़ने के लिए निकले हुए हैं, आप जोड़ रहे हैं, सबको, देश को जोड़ रहे हैं, लेकिन तस्वीर कुछ और बताती है। अगर आप मौजूदा परिप्रेक्ष्य आप देखेंगे राजनीति का, तो इसमें कई सारे नाम हैं। अगर कुछ चंद नाम मैं यहाँ टेलीविजन पर गिनाऊं, दर्शकों को याद दिलाऊं, तो शायद दर्शक भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि आपका कुनबा बिखर रहा है। अभी देखिए, आज सीता सोरेन की खबर आई, जेएमएम आपका अलाई है। इसके अलावा अपर्णा यादव, राज ठाकरे, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, ओपी राजभर, कई सारे ऐसे नाम हैं। मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो धीरे धीरे करके अलग होते चले गए। तो कैसे ये बिखराव नहीं रोक पाए और इस बिखराव के बीच 24 की चुनौती कैसे पार करेंगे? विवेक जी। विवेक शर्निले जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। आपने बहुत अच्छे विषय पे ये चर्चा का आज का आयोजन किया है, इसलिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। आपने ये पूरी परिस्थिति सामने रखी है, उसको मैं नकारता नहीं, लेकिन हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए और हम वो बातें लेके जनता में जाएंगे। वो बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, अभी बीजेपी नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भ्रष्टाचारी जमाव पार्टी हो गई। सुबह जिन पर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, करोड़ों, 1000 करोड़ रुपयों के, 60,000 करोड़ रुपयों के, उनको शाम को पार्टी में इज्जत से शामिल करके लिया जाता है। दूसरे पक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और वही परिवार भाजपा में आता है तो परिवारवादी नहीं होता। और भाजपा ने जो 50 लोगों को, परिवारवादी लोगों को टिकट दिए हैं, वो भी परिवारवाद का कोई दोष भाजपा को नहीं लगता। दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप करते हैं और खुद बड़ी निर्लज्जता से चंदा दो और धंधा लो का धंधा गोरख धंधा करते हैं। महाराष्ट्र के उनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री जाहिरतः ये कहते हैं कि मैंने 2 पार्टी तोड़ के मैं सत्ता में वापस आया हूं। और ये बीजेपी सिर्फ विपक्ष को तोड़ने वाली पार्टी नहीं है, विपक्ष के घरों को भी तोड़ने वाली पार्टी है, जिसका जिक्र आपने अभी अभी किया है। सत्ता के लिए, चुनाव जीतने के लिए कल तक उन्हें जो गाली दे रहे थे, उनकी मजाक उड़ा रहे थे, ऐसे लोगों को भी वो पार्टी में शामिल कर रहे हैं। उसका बहुत ही ताजा उदाहरण राज साहब ठाकरे है, जो पिछले इलेक्शन में मोदी जी के वीडियो दिखाकर लाओ रे तो वीडियो करके उनकी मजाक उड़ाते थे। जी, ये तो आपने कहा कि जी विवेक जी, ये तो विवेक जी ठीक है, विवेक जी आपने अपने मुद्दे रख दिए। विवेक जी, आपने कहा कि भाई आपके लोग उधर जा रहे हैं या फिर विपक्ष के नेता उधर जा रहे हैं। मेरा जानने का जो मकसद था वो ये था, जो दर्शकों की तरफ से बार बार पूछा जाता है, जो लोग जानना चाहते हैं वो ये था कि आप लोग क्या कमजोर हुए हैं 24 के चुनाव से पहले? जो ये बिखराव है, जो जितने नाम हमने आपको गिनाए, ये बड़े हैंड थे, चाहे कोई भी, अशोक चौहान हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो आप ले लीजिए राज ठाकरे हो, इसके अलावा नीतीश कुमार सबसे बड़ा नाम, जयंत चौधरी जो समाजवादी पार्टी का अलायज हुआ करते थे। तो ये नाम अलग हुए हैं आप लोगों से, इसको आप ये प्रत्यक्ष है इसमें। देखिए, हमारी पार्टी इंटैक्ट, कुछ लोग भी ईडी के डर से होंगे, इनकम टैक्स के डर से होंगे, और किसी डर से होंगे या और किसी वजह से होंगे, पार्टी छोड़ के गए, ये बात सच है। लेकिन हमारी पार्टी एक चुनाव प्रजातंत्र की रक्षा के लिए
और संविधान की रक्षा के लिए लड़ रही है। इसलिए इस देश में जितने प्रजातंत्रवादी लोग हैं, जितने संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो जो बीजेपी की संविधान नष्ट करने की और इस देश के प्रजातंत्र को नष्ट करने की चाल है, उस पर मात करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी जी और इंडिया गठबंधन चुनाव में भारी बहुमत से जी, आप कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक भारी गठबंधन से जीतेगा, इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस भारी बहुमत से इस बार 2024 के चुनाव में वापस आएगा। लेकिन मैं जो सवाल लगातार आपसे पूछ रहा था, मैं जा रहा हूं विजय शर्मा जी के पास, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जवाब देंगे आपको डिटेल्स। उसके बाद मणिशंकर जी आपके पास और दीपक रंजन प्रेम कुमार जी आपके पास भी आ रहा हूं। सवाल इसी बात का है, अब कह रहे हैं कि भाई इधर रहते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं, उधर चले जाते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो जाता है? और ये एक और गंभीर बात विवेक जी ने कही कि परिवारों को भी तोड़ रहे हैं और परिवारवादी लोगों को ही शामिल कर रहे हैं। 50 ऐसे लोगों को टिकट दिया जो परिवारवादी राजनीति का उदाहरण है। विजय शर्मा जी आपसे सवाल था ये जी। हेलो, हाँ विजय शर्मा जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। तो मुझे लगता है विजय शर्मा जी के पास आवाज नहीं आ रही। मणिशंकर जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा। विवेक जी देखिए, अभी मैं अपने मित्र साथी की बात सुन रहा था जी। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का जो इस समय गठबंधन हुआ है पूरे देश में, और 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसमें देश ये देख रहा है कि आगे जो सरकार बनेगी वो उसके काम में और उसके बेकाम में कितना फ़र्क है, और क्या ये टिकाऊ सरकार रहेगी कि टिकाऊ सरकार नहीं रहेगी। इंडिया गठबंधन के संबंध में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस समय इंडिया गठबंधन का गठन हुआ उसी समय से आपने देखा कि उसके मुख्य लोग जो पहले शुरुआत किए थे इकट्ठा होने का, वही धीरे धीरे नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जिनको कि सबसे पहले शुरुआत करके लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, वो सबसे पहले अलग हो गए। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि चौधरी साहब, इनके जयंत चौधरी, इन्हीं लोगों के साथ थे, वो धीरे धीरे अलग हो गए। मैं उदाहरण के रूप में नहीं कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में भी देखेंगे, साउथ नॉर्थ ईस्ट सब जगह देखेंगे तो सारे सब गठबंधन, इंडिया गठबंधन का बिखराव धीरे धीरे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस पार्टियों में जितने बड़े बड़े नेता थे जी, जो अपने अपने राज्य के वोट बैंक को ट्रांसफ़र कराते थे, चाहे सिंधिया जी का नाम ले लीजिए, आप जो है महाराष्ट्र में नेताओं का नाम ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए, मतलब हम नाम को सब लोग जान रहे हैं, वो बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ करके सब इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये देखने की बात है कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में नहीं, प्रधानमंत्री जी कांग्रेस ये कह रही है कि ईडी सीबीआई के डर से जा रहे हैं। देखिए, ईडी और रीजन नहीं है। ईडी सीबीआई सबके ज़माने में रही है। मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ, इंदिरा गांधी का भी ईडी सीबीआई देखा हूँ, लेकिन उस ज़माने में भी ना इधर के लोग छोड़ के जाते थे ना उधर के छोड़ के लोग जाते थे जी। मैं 40 साल उस पार्टी में रहा हूँ। ये कहना कि ईडी सीबीआई के कारण लोग जा रहे हैं, जिनके ऊपर अपराध है, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं या जिन लोगों ने घोटाला किया है, वो भयग्रस्त हैं, वो भी नहीं जाते थे। वो भी बहुत से अभी भी लोग हैं जो नहीं जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप बिहार में लालू जी की पार्टी वो तो छोड़ के लोग नहीं जा रहे हैं। उनको विश्वास है कि हम उनसे लड़ेंगे, उनके ऊपर भी तमाम ईडी और मुकदमे चल रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं मतलब आप कह रहे ईडी सीबीआई का फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है। विजय शर्मा जी ऑनलाइन आ गए, उनके पास जा रहा हूं। विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई आप भी तो उन्हीं लोगों पर भरोसा जता रहे हैं, उसी परिवारवादी राजनेताओं पर भरोसा जता रहे हैं जो कभी कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ या अलग अलग दलों के साथ, विपक्षी दलों के साथ हुआ करते थे। देखिए विवेक जी, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, अपने परिवार को बचाने में लगे हुए हैं। आप देखिए जो इन्होंने कहा है कि ईडी सीबीआई का नाम ले रहे हैं। सीता सोरेन के खिलाफ कौन सी ईडी आई है मुझे बताइए? नीतीश जी के खिलाफ कौन सी ईडी थी, कौन सी सीबीआई थी? सिंधिया जी के खिलाफ कौन सी ईडी और सीबीआई थी, आप मुझे बताइए। तो ये झूठ बोलते हैं और ये कुछ नहीं है झूठ के अलावा, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास विजन नहीं है। ये जनता के पास अपने विजन लेके जाएं। कौन सा विजन है बताइए? इनके पास विजन है कि माता जी को कैसे बचाया जाए, परिवार को कैसे बचाया जाए, युवराज जी को कैसे लॉन्च किया जाए, ताकि अपनी जो राजनीतिक जमीन खो गई है उसको वापस कैसे लाया जाए। कुछ भी नहीं है। जो जयंत जी को आप मुझे बताइए, उनके खिलाफ कौन सी ईडी सीबीआई है?
तो ऐसा नहीं है, ये भ्रामक बातें ना करें चैनल के ऊपर बैठ के। इनका जो कांग्रेस का है डूबता हुआ जहाज है। आज ये जो पार्टी 89 तक लगातार सत्ता में बनी रही यूपी में, आज उसको 20 सीट से भी नीचे संतोष करना पड़ रहा है यूपी के अंदर। आप मुझे बताइए कहां है ये, कहां इलेक्शन लड़ रहे हैं ये, कैसी बातें कर रहे हैं, कहां इनके नेता हैं, कहां इनकी नीयत है, कहां इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो लोगों ने देखा है, 10 साल का हमारा सुशासन देखा है, राष्ट्रवाद देखा है, विकास देखा है, हमारी योजनाएं देखी हैं, तो लोगों का विश्वास है, लोग हमारी नीतियों में विश्वास करते हुए जी इसलिए हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं वो। जी, आप कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी पर लोग भरोसा जता रहे हैं, नेता भरोसा जता रहे हैं। क्यों दीपक जी, ऐसा है क्या? आपकी पार्टी में तो बड़ी उथल पुथल मची हाल फिलहाल में, आपके अलायंस टूट गए, आरएलडी आपसे चिटक गई। दीपक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो तोड़ने में विश्वास रखती है, और खास तौर से परिवार को तोड़ने में विश्वास रखती है वो। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है इतनी हताश, निराश और मजबूर और परेशान दिख रही है। आज वही भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा देती है, और ये उन्हीं लोगों को अपने दल में शामिल कर रहे हैं जिनको ये भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, जिनके लिए ये बुरा भला कहते थे, वो लोग इनको बुरा भला कहते थे। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उनके बिना इनका काम नहीं चल रहा है? अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के संसद प्रवक्ता जी किसी जहाज की बात कर रहे थे, लेकिन शायद इनको ये पता नहीं कि इतिहास गवाह है कि डूबता हमेशा बड़ा जहाज है। और आज जिस तरीके से ये जहाज रूपी भाजपा जो है अपने जहाज पे लोगों को चढ़ाते जा रहा है, 2024 में निश्चित रूप से ये जहाज डूबने वाला है। और जो हमें दिख रहा है, जहां से मैं देख पा रहा हूं और जहां से जनता देख रही है, भाई ठीक है, लीडर तो आपने ले लिया, लेकिन उनके साथ आपकी महान हिंदुस्तान की महान जनता कितनी गई? कैसे डूबेगी? देखिए, हम तो चाहते हैं कि भाई एक मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। दीपक जी, कैसे डूबेगी? आप कह रहे डूब जाएगी, आप 2022 में भी कहते थे डूब जाएगी, आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कहते थे डूब जाएगी। आपने मेरे भाई विवेक जी, लेट मी फिनिश। आपने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष जो है वो हेल्दी होना चाहिए। तो 2024 के बाद एनडीए जो विपक्ष हेल्दी बनाइए ना, कहिए ना जो हेल्दी विपक्ष रहेगा ये हमारी। मैं तो कहता हूं, मैं तो हमेशा कहता हूं, मैं तो आप मेरे डिबेट में आते रहे और मेरे पैनलिस्ट से पूछ लीजिए, प्रेम कुमार जी यहाँ बैठे, आपको बताएंगे, प्रेम कुमार जी अक्सर मेरे डिबेट में होते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर मजबूत विपक्ष होगा तो सरकार के उन फैसलों का विरोध हो पाएगा जो फैसले सरकार बिल्कुल सही, बिना विपक्ष के कर सकती है। अरे विवेक भाई, मैं तो यही तो कह रहा हूं कि 2024 में आप बताइए एनडीए को कि जब भी विपक्ष में रहे तो ये एक हल्दी विपक्ष अपोजिशन की भूमिका निभाए। अगर हम किसानों की आय दुगनी ना करें, ये निश्चित आवाज उठाएं। अगर हमारा उत्तर प्रदेश लीग प्रदेश हो जाए, हम 60 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें, ये निश्चित आवाज उठाएं। लॉ एंड ऑर्डर जब ध्वस्त हो जाए तो ये बिल्कुल आवाज उठाएं। शिक्षा व्यवस्था जब ध्वस्त हो जाए तो बिल्कुल आवाज उठाएं। जब स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, आज आपने देखा होगा सारे सोशल मीडिया से लेकर, मैं कह रहा हूं 2022 में इनमें से कोई एक मुद्दा आप बता दीजिए जो आपने ना उठाया हो। मैं डंके की चोट पे, मैं तो 2022 के इलेक्शन में जमीन पर था, मेरे पूरे उत्तर प्रदेश में मैं घूम रहा था 2022 के इलेक्शन में। आप लोगों के कार्डर में जो उत्साह था वो भी मैं देख रहा था, आप लोगों के ग्राउंड में जो नेता थे जो उत्साह था वो भी मैं देख रहा था, लेकिन आपके मुद्दे पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। और आपके नेता आप जा रहे हैं उस तरफ, आपके अलाइज उस तरफ जा रहे हैं। मैं उस पर सवाल कर रहा हूं। जी दीपक जी, अरे वो नेता जा रहे हैं ना, वो आपने भी कहा बड़े भारी भरकम है, हम भी इनको कभी भारी भरकम समझते थे, लेकिन इनके जाने के बाद लगा कि बड़े हल्के लोग हैं ये लोग। और अच्छे और सच्चे दोस्त की पहचान हमेशा विपक्ष में होती है। जी ठीक है, आप कह रहे अच्छा हुआ जान छूटी, ठीक है, आप कह रहे अच्छा हुआ जान छूटी, चले जाना ठीक है। वो ये लोग लीडर नहीं, लोग लोडर थे पार्टी के लिए। जी आप कह रहे हैं अच्छा हुआ जान छूटी। मणिशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हो? उसका प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल सही बात है विवेक जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में गठबंधन की सरकार केंद्र में असफल रही है। इसके पहले जब भी गठबंधन की सरकार बनी है, सब सफल नहीं, मतलब चल नहीं पाई और देश कमजोर हुआ। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, 2.5 साल चली है, 2.5 साल चली है। मोरारजी देसाई के जैसे नेता के कार्यकाल में 2.5 साल चली है। और जो जूतम बाजार हुआ है उसमें, जिसका कि मैं समझता हूँ कि शायद आपकी उसमें पता नहीं उम्र क्या रही होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बार सरकार बनी इस देश में, पहले तो कांग्रेस की सरकार रही, लगातार चलती रही, गठबंधन की चलिए जयप्रकाश जी के आंदोलन से उभरी हुई सरकार बनी हुई थी, कांग्रेस को हरा के बनी हुई थी, और वो सरकार 2.5 साल चली। मोरारजी देसाई जैसा प्रधानमंत्री को 2.5 साल में आप लोग कह रहे हैं मणिशंकर जी की यूपीए गवर्नमेंट भी चली है,
लोगों ने नहीं चलने दिया। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी वो भी 10 साल चली है। वो कह रहे हैं गठबंधन की सरकार। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ, मेरी बात मैं एक मिनट टाइम लूंगा। उसका परिणाम हुआ कि आज जो राज्यों में आप करप्शन देख रहे हैं, जो पैसा केंद्र से जाता था राज्य के लोग उसको लूटते थे, आज उन्हीं के ऊपर केस चल रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं था। माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और राज्य में किसी मुख्यमंत्री से नहीं पूछते थे ये प्लानिंग कमीशन का जो पैसा राज्यों में जा रहा है वो खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने स्थान पर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सड़क बन रही है कि नहीं, बिजली पहुंच रही है कि नहीं, पानी पहुंच रहा है कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। मनमाने ढंग से बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हर राज्यों में पैसा खर्चा हुआ। आज उसी का परिणाम उत्तर प्रदेश, बिहार को लोग उल्टा प्रदेश कहते थे। इसलिए देश की जनता ये चाहती है कि बहुमत की सरकार रहे, प्रधानमंत्री जैसा, मोदी जैसा प्रधानमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री रहे। आज ये जनता चाहती है। जहां लोग दिन में रात को घूमते नहीं थे, बहू बेटियां लूटी जाती थी, जिनकी इज्जत लूटी जाती थी, आज लोग चाहते हैं वो सुशासन रहे, ऐसी स्थिति न पैदा हो। ये मैं कहना चाहता हूँ। देश की जनता एक बहुमत की सरकार चाहती है। ये एक बहस का विषय हो सकता है कि गठबंधन की सरकार कब कितनी कामयाब रही है, कितना मजबूत आदमी होना चाहिए। मणिशंकर जी कह रहे हैं कि एक मजबूत पार्टी होनी चाहिए, उसके साथ गठबंधन होगा तो फिर उसमें ब्लैकमेलिंग की संभावना बहुत कम हो जाती है। जो बात कह रहे हैं मणिशंकर जी, उस बात में भी दम है। वो 4 दशक की 5 दशक की राजनीति कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि भाई एक मजबूत दल होना चाहिए, उसके साथ अलायंस हो सकता है, लेकिन अगर कुछ कमजोर दल मिलकर अलायंस करेंगे तो फिर सरकार मजबूत नहीं हो पाएगी और फैसले मजबूत नहीं हो पाएंगे। विवेक जी कुछ कह रहे हैं। विवेक जी मैं आऊं आपके पास, लेकिन पहले प्रेम जी के पास जा रहा हूं। विवेक जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, प्रेम जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। प्रेम जी क्या मोदी की गारंटी पर ही भरोसा सब जता रहे हैं, या विपक्ष जो बात कह रहे हैं कि भाई ईडी सीबीआई का मामला, ईडी सीबीआई पर विजय जी ने जवाब दे दिया कि बहुत सारे ऐसे नेता, जयंत चौधरी के खिलाफ कौन से ईडी सीबीआई थी, भाई नीतीश कुमार के खिलाफ कौन सी ईडी सीबीआई थी, राज ठाकरे के खिलाफ कौन सी ईडी सीबीआई है। तो कुछ तो भरोसा उधर है, तो नेता उस तरफ का रुख कर रहे हैं, अपना भविष्य सिक्योर देख रहे हैं, उधर में समाज सेवा भी करेंगे, राजनीति भी करेंगे, दोनों काम चलता रहेगा एक साथ। देखिए विवेक जी, पहले तो अभी तत्काल आपके प्रश्न पर आता हूं, फिर अभी जो बात हो रही थी उस पर भी बोलता हूं बहुत जल्दी में ही, कि हम एक पहलू देख रहे हैं कि अभी जितने लोग बीजेपी और गठबंधन में शामिल हुए, लेकिन इसी में देखिए, इसी में हम वो बात दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अकाली दल भी था पिछले चुनाव में, नहीं है इस बार। एलजेपी भी था, 2 हिस्सों में बांट दिया, बीजेपी के लोगों ने नहीं बांटा है ना एलजेपी को 2 हिस्सों में, कोई और तो नहीं बांटा। लोगों ने कैसे बांट दिया एलजेपी? हाँ, इसको भी मैं बोलता हूँ कि चिराग पासवान जी को नीतीश कुमार के खिलाफ में उम्मीदवार लड़वाया, उसके बाद में चिराग पासवान जी को छोड़ के बाकी जब इनकी पार्टी के सांसदों को मंत्री बना दिया, और अब उन्हीं को आज पार्टी से, गठबंधन से बाहर होना पड़ा। अब चिराग पासवान को अडॉप्ट कर लिया। पूरी पार्टी को तोड़ने के पीछे कौन है? बीजेपी ने ही तोड़ा, बीजेपी ने एनसीपी तोड़ा, बीजेपी ने शिवसेना तोड़ी। अब महाराष्ट्र में भी शिवसेना एकजुट थी। तो सारी पार्टियां प्रेम जी फिर कांग्रेस से निकली हुई है। सुन लीजिए, निकली हुई नहीं कह रहे हैं, जी तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये सीधा एलिगेशन है, मणिशंकर जी से इसका जवाब आपको देंगे वो इस बारे में बोलिए दीजिए। शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर पिछले दफा चुनाव लड़ी थी, आज भी लड़ रही है। आधी शक्ति वाली, चौथाई शक्ति वाली शिवसेना है ना, टूटी हुई शिवसेना है ना। किसने तोड़ा शिवसेना? एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है। तो बीजेपी ने तोड़ी, आप ये कह रहे हैं? अरे तो और क्यों, किसने तोड़ी है भाई? एकनाथ शिंदे ने तोड़ी शिवसेना। एकनाथ शिंदे अलग हुए। हर जगह बीजेपी इन्वॉल्व है, जहां जहां पार्टियां टूटी हैं। शिवसेना आपकी सहयोगी थी, आपने तोड़ दिया। एलजेपी आपकी सहयोगी थी, आपने तोड़ दिया। आपने तो परिवार तक को भी तोड़ा, सहयोगी गठबंधन को भी तोड़ा। जेडीयू को भी टूट जाना चाहिए था। ये दूसरा पहलू है जिसको हम लाना चाह रहे थे। दूसरी बात एक जो पांडे जी बोल रहे थे वो ये है कि हमारे देश में 1 पार्टी सिस्टम्स की जो विकृतियां होती हैं उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ। तब जनता पार्टी जैसा समय आया, चूंकि गठबंधन की सियासत नहीं थी, थोड़े समय चला, फिर वो प्रयोग करते करते अब प्रौढ़ हो चुका है गठबंधन की सियासत। एनडीए भी गठबंधन की सियासत है, यूपीए भी गठबंधन या इंडिया भी गठबंधन की सियासत है। तो गठबंधन की सियासत को आप आलोचनात्मक नजरिए से मत देखिए, ये संघर्ष का परिणाम है। वरना एक पार्टी सिस्टम से देश जूझ रहा था, 1 पार्टी सिस्टम में भ्रष्टाचार सामने नहीं आता है, आज भी नहीं आ रहा है। अगर एक पार्टी बहुत मजबूत हो गई, सारे सहयोगियों को लेकर के, तोड़ करके, जोड़ कर सरकार चला रही, नहीं आएगा करप्शन सामने। इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट के कारण सामने आ रहा है या आएगा? ऐसे नहीं आएगा कभी भी, ईमानदार बने घूमे रहेंगे। लेकिन जब
यही जो है, अगर गठबंधन की सियासत होती है तो सारा भ्रष्टाचार सामने आता है। आपको दिखता है कि भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार आज भी चल रहा है, आज दिखेगा नहीं, तब दिख रहा था। मणिशंकर पांडे जी, मैं विवेक जी आप भाई साहब विजय जी आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास विवेक जी आ रहा हूं। इसलिए कहना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी की बात आपने कही, और उस समय जब लोक जनशक्ति पार्टी टूटी थी तो 6 सांसदों में 5 सांसद एक तरफ लोकसभा में होकर के, और उन्होंने कहा कि हम बहुमत में हैं, हमारा 5 सदस्य मेरे साथ हैं। लेकिन मैं आज इस कहना चाहता हूं कि जो ज़मीन पर रहता है, जो मजबूत रहता है, उसकी बात मानी जाती है, उसकी बात दिखी जाती है। और परिवार टूटना, पार्टी टूटना, ये सही है कि हमारी पार्टी टूटी, लेकिन आज सुचता की राजनीति में मैं ये कह सकता हूं कि चिराग पासवान की ज़मीन पर जो हकीकत है उसको गठबंधन ने पहचाना है, उस ताकत को पहचाना है, उसको महसूस किया है कि नहीं, ये पार्टी यही बिहार में यही मजबूत है और यही चुनाव जीत करके पार्टी में यही चिराग पासवान का घर से सामान निकाल करके फेंक दिया, दर दर के लिए भटकने के लिए मोहताज कर दिया आपने चिराग पासवान को। वो ठीक बात है, चिराग पासवान को अपनी पार्टी में ले आए। चिराग पासवान कैबिनेट के मंत्री नहीं थे। अगर वो नियमता नहीं पालन कर रहे थे तो नियम में नहीं आते थे। मान लीजिए कि उनके घर को खाली कर दिया गया, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको महसूस कर लिया है कि दीपक जी, मणिशंकर चिराग पासवान में जिस दिन करेंगे उस दिन इसको डिस्कस कर लेंगे। ये चिराग पासवान का उनके घर का पार्टी से तोड़ने का, अगर आप खाली इसी पर एनडीए गठबंधन से इसी बात को लेकर एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मणिशंकर विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे। दीपक जी मैं आ रहा हूं आपके पास, वेट कीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए कहता हूं कि आप इसी बात पे अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं हैं। और वही दुर्भाग्य की बात है कि ये पहली बार ग्राउंड की ताकत को पहचान कर अलायंस किया जा रहा है। ठीक है मणिशंकर पांडे जी मैं आ रहा हूं आपके पास। विवेक जी 1 मिनट, जल्दी से। पहली बार विरोधी दल के संख्या के बराबर भी पार्लियामेंट में पार्टी जीत के नहीं पहुंची है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य बात लोकतंत्र की। विपक्ष के तौर पर दीपक जी सुनिए ना प्लीज। विवेक जी की बारी है, आप ही के अलायंस पार्टी के, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। आप बोलिएगा तो फिर अपनी आवाज कब उठाएंगे, है ना। मुझे तो सबकी फिक्र होती है, चाहे आप कांग्रेस से हो, चाहे समाजवादी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे वो एनसीपी से हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही क्यों ना, एआईएडीएमके से हो, चाहे लेफ्ट से हो, राइट से हो, कहीं से भी हो, मैं तो बुलाता हूं तो मैं सबको बराबर बोलने का मौका दूंगा। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हो? विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विवेक जी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहले अभी जिक्र हुआ कि विपक्ष के पास अधिकृत विरोधी पक्ष बनने की इतनी संख्या, पर्याप्त संख्या नहीं है सांसदों। मैं याद दिलाना चाहता हूं माननीय पैनलिस्ट को कि भाजपा के एक जमाने में 2 संसद रहा करते थे और आज जो सत्ता में आई हुई पार्टी है तो दिन वैसे ही नहीं रहते, इस बात का ख्याल करना चाहिए। दूसरा यहां कहा गया कि राज ठाकरे जो आए आज, उनके पास कौन सा ईडी का समन्स था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब राज ठाकरे ने 2019 में ईवीएम हटाओ मुहिम का लीडरशिप लिया था, उसके तुरंत बाद उनको एक नोटिस दी गई थी और राज ठाकरे उस मुहिम से हट गए। तीसरी बात यहां यह कहा गया कि हम लोग झूठ बोलते, झूठों के सरदार तो आज राज कर रहे हैं और ये झूठे लोग सच बोलने वालों पर झूठापन का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात हुई मोदी की गारंटी। मैं ये पूछता हूं क्या मोदी की गारंटी अच्छे दिन लाने की नहीं थी? मोदी की गारंटी महंगाई कम करने की नहीं थी? मोदी की गारंटी बेरोजगारी खत्म करने की नहीं थी? विदेश से काला धन वापस लाने की नहीं थी? भ्रष्टाचार का खात्मा करने की नहीं थी? अब सभी भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके मोदी जी अपनी कौन सी गारंटी थी वो दिखाते हैं। सुशासन की बात यहाँ की गई। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि महिलाओं के अत्याचार पे ये मोदी राज में जो वृद्धि हुई है वो सुशासन का लक्षण है? खूनी बलात्कारियों को जो जेल से रिहा किया जाता है और उनका सत्कार किया जाता है, ये सुशासन का लक्षण है? किसानों के 700 किसानों के बलि लिए जाते हैं, ये सुशासन का लक्षण है? और सबसे महत्वपूर्ण बात,
जो बीजेपी सांसद के ऊपर देश के लिए मेडल लाने वाली रेसलर्स यौन शोषण का आरोप लगाती है और उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसलिए उन बेचारे एथलीट्स को मोदी के घर के सामने 3 महीने बैठकर भी न्याय नहीं मिलता, उनको सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़ता है। ये क्या मोदी जी का सुशासन है? जी, लेकिन विवेक जी एक बात बताइए, ये जो पक्ष है भाजपा, वो बात बड़ी बड़ी 400 पार की करते हैं, लेकिन जी विवेक जी उन्होंने जान चुका है कि आपकी बार 200 पार भी होना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके। ठीक है विवेक जी एक बात बताइए, आप लोग सुशासन देते हैं, आप कह रहे हैं कि आपके सरकार आएगी तो इस देश में बहुत कुछ अच्छा होने लग जाएगा, लेकिन आपने राजस्थान रूल किया, आपने छत्तीसगढ़ रूल किया, आप लोगों ने वहां पर 5 साल सरकार चलाई, लेकिन 5 साल की सरकार फिर रिपीट नहीं हुई, लोगों ने आप पर भरोसा नहीं किया, तो फिर आपकी बात पर लोग भरोसा क्यों नहीं करते हैं? सवाल इस बात का है, जो बात इस बात से कनेक्ट होती है कि जो नेता आपसे अलग हो रहे हैं वो भी आपकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। विवेक जी इसका जवाब, उसके बाद विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, संक्षेप में जवाब दीजिएगा विवेक जी। जवाब इतना ही हो सकता है कि हम अभी जो तत्वों को लेकर खड़े हैं और हमने जो 5 साल में काम किया वो हम जनता तक ठीक से पहुंचा नहीं पाए। उस समय जो हमारी खामियां रही, उस समय हमारी जो गलतियां थी, उस गलतियों का हमने अध्ययन किया है और हम एक नया नारा लेके कि इस देश को जो टुकड़े करने निकला है, देश के धर्मों में, जातियों में बंटवारा करने मोदी जी निकले हैं और इस देश के संविधान को नष्ट करने की जो कोशिश हो रही है और इस देश में जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे एक नया संविधान बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं और सभी संविधान प्रेमी नागरिक हमें साथ देंगे, इसका हमें पूरा भरोसा। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्या विजय भाई, विजय शर्मा जी? क्या आप संविधान बदलना चाहते हैं? उनके कर्नाटक के सांसद ने ये कहा है। हाँ, कर्नाटक के सांसद ने कहा है, मैं पूछ रहा हूं उनसे, विजय जी से पूछ रहा हूं, विवेक जी जाना चाहते हैं, मैं वही सवाल उनसे पूछ रहा हूं, वही सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप संविधान बदलना चाहते हैं, देश तोड़ना चाहते हैं, अपीसमेंट करना चाहते हैं विजय जी? क्या आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं विजय जी? आपके सांसद ने बयान दिया है, एलिगेशन है सीधा कांग्रेस की तरफ से। मैं कांग्रेस प्रवक्ता की सारी बातों का जवाब देना चाहता हूं। ये कहते हैं इन्होंने पार्टी तोड़ी। हमने कौन सी पार्टी तोड़ी? उद्धव ठाकरे जी के देखिए कि परिवार बचाया, सारी पार्टी अलग हो गई, उन्होंने परिवार को ही अलग कर दिया। दूसरी बात ये का बात करते हैं पवार जी की बात, शरद पवार जी की। शरद पवार जी की बाप और बेटी दोनों बचे हैं, सारी पार्टी एक तरफ हो गई क्योंकि उन्होंने परिवारवाद की पार्टी जो थी उसको खत्म करने की कोशिश की है और पार्टी के अंदर से आवाज उठी, वो लोग अलग हो गए। दूसरी बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड तो इतना अच्छा एक वो था, ये मुझे बताएं कांग्रेस प्रवक्ता कि 2014 से पहले क्या लेखा जोखा रहता था, क्या इनके पास डिटेल है? सारा कैश में आता था, सारा ब्लैक मनी आती थी। अब आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति अगर 100 रुपए भी देता है, एसबीआई में देना पड़ेगा, बैंक टू बैंक देना पड़ेगा, उसकी जो बैलेंस शीट है उसमें रिफ्लेक्ट करेगा, इनकम टैक्स भरेगा तो उसकी रिटर्न में आएगा। तो आप वो कहां से गोपनीय रह गया और कहां से वो ब्लैक मनी हो गया? तो हमने तो ये कोशिश की थी कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए एक नियम लाया जाए, लेकिन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के हम किसी भी फैसले पर उंगली नहीं उठा सकते, इसलिए हम उस बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। दूसरी ये बात कहते हैं कि ये गलती नहीं की, इन्होंने पाप है, ये अपने आजादी पे बात करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए 77 में इमरजेंसी किसने लगाई थी? किसने जेल में ठोका था लोगों को और झूठे केसों में ठोका था? आप मुझे बताइए, हमने बड़ी मछली पकड़ने का काम किया है। आज जितने भी पकड़े जा रहे हैं, जितने भी जेल में हैं, जेल में जाने वाले नेता हैं, वो सारे बड़ी मछली हैं, कोई छोटा आदमी नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। आप देखिए आम आदमी पार्टी के कितने बड़े बड़े नेता अंदर जेल के अंदर है। हमने लालू यादव को सजा ले लिया, पाकिस्तान से ले लिया, पुलवामा के बाद पाकिस्तान से फंड ले लिया। धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी पे, धिक्कार है। दीपक जी को लेकर आइए और आप लोग और विजय जी को लेकर आइए। आपने पाकिस्तान से ले लिया, आपने पाकिस्तान से पैसा ले लिया, आपने चाइना से पीएम केयर फंड ने पैसा ले लिया। कहां है सारे पैसे? नहीं, पाकिस्तान से किसने पैसा लिया? एक सेकंड मुझे एक बात, एक सेकंड। अरे दीपक जी पाकिस्तान से किसने पैसा लिया? जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने लिया,
भारतीय जनता पार्टी ने लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान से पैसे लिए। आपको नहीं मालूम है किसने लिया? बिल्कुल लिया, बिल्कुल लिया। पुलवामा की बात, आप मुझे बताइए, टीवी चैनल के ऊपर आप जिम्मेवारी से बात कीजिए। झूठे आरोप आप लगाते हैं, आप पुलवामा की बातें करते हैं, हमने कैसे उनको घर में जाके ठोका है। आप बॉम्बे की सड़कों पे जाके देखिए कैसे रोड के ऊपर उन्होंने सौदा किया है हमारे 250-300 लोगों को, जिस तरह से गोलियों से छलनी कर दिया था। एक गोली आपने नहीं चलाई और आप यहाँ पे राजनीति करते हो, पाकिस्तान को आप ऐड करते हो, पाकिस्तानियों को आप यहाँ पे उसका उल्लेख करना पड़ता सारी तरह की सुविधाएं देते थे, बिजली देने का काम ये कर रहे थे। इन्होंने देखा है कि ठीक है दीपक जी, दीपक जी, बिजली लाइन ये बात जो है, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये बात जो आप कह रहे हैं, वैक्सीन कंपनी से बंद लेकर के आपने लोगों को वैक्सीन लगवाने का एक सेकंड दीपक जी, एक सेकंड विवेक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड में आ रहा हूं। ये जो पाकिस्तान वाली बात हुई है, इसमें क्लैरिटी आनी थोड़ी जरूरी है। एक सेकंड दीपक जी, एक सेकंड प्लीज, आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं, रुकिए ना, सुनिए ना आपको आई जाएगी। दीपक जी सुनिए, देखिए दीपक जी, व्हाट्सएप पर कई सारी भ्रामक खबरें चला करती हैं, उन पर मत उलझा दीजिए। प्रेम कुमार जी एक सेकंड सुन लीजिए, सुन लीजिए प्लीज, कोई भ्रामक खबरें नहीं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। अरे लश्कर भी तुम्हारा सुन है, लीजिए, सरदार भी तुम्हारा है, अरे भैया झूठ को अखबार भी तुम्हारा है। सुन लीजिए दीपक भाई, दीपक भाई एक सेकंड, सरदार भी तुम्हारा, दीपक भाई एक सेकंड, ठीक है दीपक जी, अखबार भी तुम्हारा है, ठीक है दीपक जी, थोड़ा सुन लीजिए। जिस खबर की आप बात कर रहे हैं उसका फैक्ट चेक आ चुका है, फैक्ट चेक आ चुका है। मुझे जवाब देने दीजिए, वो विवेक जी, जरा मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। वो फैक्ट चेक तो ये है, इनकी बात का जवाब देता हूं। बोलने देंगे तब तो जानेंगे। फैक्ट तो ये मेरी बात, और वो किसको छुपा रहे हैं, किसको आपकी बात आ गई ना दीपक जी, आपकी बात आ गई, अब थोड़ा सुन लीजिए। बचाना चाह रहे कि क्या छुपाना चाह रहे? दीपक जी 30 जून तक का टाइम क्यों मांग रही थी एसबीआई? दीपक जी सुन लीजिए, जो बात दीपक जी वो बात अलग, वो डिबेट अलग है, लेकिन पाकिस्तान वाली बात पर, पाकिस्तान वाली बात पर अलग क्यों हो गया? वो फैक्ट चेक जरूरी है। आप बोलिए प्रेम कुमार जी, देखिए प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लेकर आइए और विजय जी को लेकर आइए। दीपक जी ये फैक्ट जानना बहुत जरूरी है, आपकी बात सही है। हम लोग सब, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि वो कोड जो है एसबीआई को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट बताए और देश को पता चले। लेकिन इससे पहले जो मिलान करने की कोशिश आम जनता की ओर से हुई है कि कब कौन सा किसको दिया गया और मिलान किया जाए, उसमें एक बात आई थी कि पाकिस्तान की कंपनी जो पावर कंपनी बताई गई और उससे बीजेपी ने चंदा लिया। लेकिन फैक्ट चेक ये आया है कि वो कंपनी पाकिस्तान की नहीं है, वो दिल्ली में रजिस्टर्ड कंपनी है। इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए, फैक्ट आए तब बोला जाए। और जो एक बात निकल गई है इसको आप बार बार मत बोलिए कि पाकिस्तान से बीजेपी ने चंदा लिया। फैक्ट चेक जब हो गया, नहीं लिया, तो फिर उस बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। विजय जी अब आपका जवाब समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को जो आप कहना चाह रहे थे। जी जी, अब मैं पहले कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहता हूं। जब डोकलाम में हमारी सेनाएं आमने सामने खड़ी थी तो इनके युवराज वहां एम्बेसडर से चुप चुप किस लिए मिलने गए थे? आप मुझे बताइए। इनको देश की सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है क्या, या क्या ये यहां की सिगरेसी देने गए थे? आप मुझे बताइए 2008 में चाइना में ये एग्रीमेंट साइन करते, पैक्ट साइन करते, किस लिए गए थे? ये वहां पे जाते अपना प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान क्यों गए थे? ये प्रधानमंत्री जी वहां पाकिस्तान पे क्यों जाते गए थे? हैं तो चाइना होते हुए किस लिए गए थे? आप मुझे बताइए। पाकिस्तान क्या करने हमने गए थे? प्रधानमंत्री जी ने जब ओथ ली थी, पाकिस्तान क्या करने गए थे? मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान मैं सुनिए विवेक जी ऐसे डिबेट नहीं होगी। विवेक जी ऐसे डिबेट नहीं होगी, मैं जवाब देता हूँ, इनकी सारी बातों का जवाब देता हूँ। मैं बताता हूँ जब 2014 में मोदी जी ने ओथ ली थी, वो बोलेंगे वो झूठ बोल रहा है। अगर एक दूसरे के ऊपर बोलते रहेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना। विजय जी को बोलने दीजिए, फिर मैं विवेक जी आ रहा हूँ। दीपक जी मैं सारी बातों का जवाब देता हूँ जी, मैं इनकी बातों का जवाब देता हूँ। देखिए आप 2014 में मोदी जी ने ओथ ली थी तो सारे पड़ोसियों को बुलाया था। 1 मिनट अनइंटरप्टेड दीजिए। बिल्कुल, आप भी इंटरप्ट ना करें प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, आप भी इंटरप्ट ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है। विजय जी आपका जल्दी से जवाब दीजिए। तो मुझे एक जी अब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बात की कि मोदी जी क्यों गए। मोदी जी देखें कि 2014 में हमने एक कोशिश की थी, सारे अपने पड़ोसियों को हमने ओथ सेरेमनी में बुलाया था और उसके बाद में हमने सबको एक मौका दिया। हमने चाइना से भी बात की, हमने पाकिस्तान से भी बात की, लेकिन जब उनके कारनामे नहीं चेंज हुए तो हमने उनको किस तरह से जवाब दिया है? हमने उनको घर में घुस के मारा है।
आप देखिए चाइना में डोकलाम में हम कैसे हमारी सेनाएं आमने सामने खड़ी रही। ठीक बात है, देखिए ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि विपक्षी कुनबा में इतना दिखलाव क्यों है। आज डोकलाम और पुलवामा के अटैक का जिक्र हो रहा है, लेकिन दीपक जी, एक सेकंड, दीपक जी मैं आ रहा हूं आपके पास। दीपक जी विवेक जी आप इनको 2000 मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मैं आप ही दीपक जी मैं आप ही के पास आ रहा हूं। वेट सुनिए मेरी बात, पहले सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए दीपक जी। मैं ये कह रहा हूं आप 2019 में यही रट रहे थे, आप 2022 में यही रट रहे थे, आप इसके पहले भी यही रटते रहे हैं। आपने झूठ बुलवाते रहोगे। नहीं, मैं किसी को बोलने के लिए या ना मैं अपने शब्द किसी के जुबान में थोड़ी डाल सकता हूं। हर कोई अपना पक्ष रखने के लिए आजाद है दीपक जी। अब मैं आपसे कुछ बोलूंगा कि बोल दीजिए तो आप क्या बोल देंगे? मैं बोलूंगा आप बोलिए, अभी दिन है दीपक जी, मैं आपको बोलूंगा अभी दिन है, आप बोलेंगे अभी दिन है, अभी सूर्योदय हो रहा है, मैं आपको बोलूं आप मेरी बात बोल देंगे क्या? भाई हर आदमी बोलने के लिए आजाद है, अपने तथ्यों के साथ बोलने के लिए आजाद है। तो मैं किसी को दीपक जी मैं कह रहा हूं हर पार्टी का अपना पक्ष होता है, आपकी पार्टी का भी अपना पक्ष है, तो हर कोई अपने हिसाब से बोलेगा ना, मेरे हिसाब से आपके हिसाब से थोड़ी बोलेगा, या आपको जो अच्छा लगे वही बातचीत थोड़ी होगी। दीपक जी चुनाव की डेट आ चुकी है, अब तो न्यूट्रल हो जाइए, अनबायस्ड हो जाइए। इनकी सेना है, इन्होंने कहा हमने मारे। कौन न्यूट्रल नहीं है, कौन अनबायस्ड नहीं है? आप नहीं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। टोकना चाहिए इस पे। नहीं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। आपको टोकना चाहिए। मैं किस बात पे न्यूट्रल नहीं हूं? दीपक जी को लेकर आइएगा, आप उनको स्क्रीन पर लेकर आइए दीपक जी को। आप उनको डिफेंड कर रहे हो। किसको डिफेंड कर रहा हूं? डिफेंड कर रहे हैं। किसको डिफेंड कर रहा हूं? हमने किसको डिफेंड कर रहा हूं? किसको डिफेंड कर रहा हूं? मैं किसको डिफेंड कर रहा हूं? दीपक जी आप मुझे बताइए मैं किसको डिफेंड कर रहा हूं? बीजेपी वाले प्रवक्ता को डिफेंड मैंने कब डिफेंड किया? मेरा सवाल क्या था पहला बीजेपी के प्रवक्ता से? मेरा पहला सवाल बताइए, मेरा पहला सवाल क्या था? अगर आप डिबेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेरा पहला सवाल बताइए बीजेपी के प्रवक्ता से क्या था? मेरा पहला सवाल बताइए। आपने मुझे सीधा एलिगेशन लगाया। मैं इस तरह का ना पत्रकार हूं, ना इस तरह की पत्रकारिता करता हूं। मेरी बात सुनिए दीपक जी, आप सीरियसली मेरी बात सुनिए, सीरियसली मेरी बात सुनिए आप, मैं सीरियसली मेरी बात सुनिए आप, सीरियसली मेरी बात सुनिए आप। मैं आपको क्या कह रहा हूं? मेरा पहला सवाल बताइए क्या था? अगर आप सीरियस डिबेट कर रहे हैं और इस डिबेट में इन्वॉल्व है तो बताइए मेरा पहला सवाल क्या था बीजेपी के प्रवक्ता से? अरे मेरे भाई, आपने इनसे ये नहीं पूछा कि इन्होंने कहा कि हमने मारा? भाई साहब मेरा पहला सवाल क्या था बीजेपी के प्रवक्ता से? मैंने बोला आप ईडी सीबीआई का क्या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है, क्या ईडी सीबीआई का डर दिखा के नेताओं को आप अपने करीब बुला रहे हैं? मेरा ये पहला सवाल था। अरे दीपक कुमार जी आइंदा से इस तरह का एलिगेशन मेरे ऊपर मत लगाइएगा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बिल्कुल लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं लगाएंगे आपको कुछ नहीं पता है तो आप नहीं लगाएंगे। आप लगाएंगे तो फिर आप मेरे डिबेट में आप लगाएंगे तो आप फिर मेरे डिबेट में आप नहीं आएंगे, मत बुलाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी का शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद कीजिए। दीपक रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ना बायस हूं ना एक तरफा पत्रकार हूं, मैं बैलेंस बातचीत करता हूं और ये बात यहां के लोग भी जानते हैं। इस तरह से पत्रकारों को बदनाम करते हैं आप लोग चैनल पर आकर। प्रेम कुमार जी, क्या मैंने कोई सवाल ऐसा छोड़ा किसी पार्टी से पूछने के लिए? मैं तो बीजेपी से भी सवाल पूछता हूं, मैं कांग्रेस से भी सवाल पूछता हूं, सारी पार्टियों से सवाल पूछता हूं। बिल्कुल, कम से कम इस डिबेट में आपके साथ अक्सर रोज मैं आता हूं और विवेक जी का तो पत्रकारिता में कम से कम कोई बायस्ड होने का आरोप नहीं लगा सकता। इनके सवाल करना इनका काम है, जवाब देना सबका काम है। हाँ, एक बात होता है जिसमें लोग तरह तरह से आलोचना करते हैं कि कई बार पैनलिस्ट गलत बोल जाते हैं और एंकर का ध्यान नहीं रहता है, शायद वो टोक नहीं पाते हैं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन इंटेंशनली नहीं होता है। ये मैं जान रहा हूँ, बढ़िया से जान रहा हूँ विवेक। देखिए ठीक है, क्या कीजिएगा प्रेम कुमार जी, वक्त ऐसे चल रहे हैं, हालात ऐसे चल रहे हैं, लोग कुछ बोल देते हैं, बायस्ड बोल देते हैं और आपके ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं कि आप बायस्ड हैं, आप डिफेंड करें किसी भी नेता को या किसी विवेक जी किसी भी प्रवक्ता को डिफेंड कर रहे हैं, आप किसी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा लोग बोल देते हैं। विवेक जी, समाजवादी पार्टी के मित्र दीपक रंजन जी, विवेक जी इतने माननीय मेरे गेस्ट हैं, उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया, मैं क्या बोल सकता हूं इसमें? हमें भी लेकिन अगर आदमी निष्पक्ष अंदर से अगर आदमी सवाल पूछ रहा है निष्पक्षता से तो उसको तकलीफ होगी, मुझे भी हुई है तकलीफ, मैं बात स्वीकार कर रहा हूं। विवेक जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए हमें भी ये सुनना पड़ता है कि आप इसके तरफ से बोल रहे हैं, उसके तरफ से बोल रहे हैं। कई दफा मुद्दों के हिसाब से हम पक्ष लेते हैं,
पक्षकार दिख जाते हैं, लेकिन ओवरऑल एनालिसिस होता है कि व्यक्ति पूरे लाइफ में किस तरह का बिहेवियर रखता है, किस तरह का लाइन रखता है, तब उसका एनालिसिस होता है। एक दिन आप पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आप राजनीति कीजिए, आप एलिगेशन लगाइए, आप जवाब लीजिए, आप सवाल पूछिए। मैं तो खुला मंच दे रहा हूं आपको, अब डिबेट में आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आप पूछिए ना। आप मुझे पार्टी क्यों बना रहे हैं? आपको जो बोलना है बोलिए। सामने सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, हर घर में, हर टीवी पर एक चैनल देखा जा रहा है। आप पूछिए उनसे जो सवाल पूछ सकते हैं। क्या आपको किसी ने रोका है? क्या कांग्रेस पार्टी को किसी ने रोका है? समाजवादी पार्टी किसी ने रोका है? क्या लेफ्ट को किसी ने रोका है? टीएमसी, एआईडीएमके, किसी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसी ने रोका है बीजेपी से सवाल करने के लिए? आप पूछिए जो सवाल पूछना है। मैं जा रहा हूं विवेक जी के पास, डिबेट दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूं। थोड़ी सी डिबेट डिरेल हो गई इस बात पर। खैर विवेक जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि 24 के चुनाव के ठीक दहलीज पर आकर इस तरह का बिखराव क्या 24 के चुनाव में विपक्ष को नुकसान कर सकता है? देखो, ये बिखराव से हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि जनता हमारे साथ और हम जनता के लिए सब मिल के लड़ रहे। अभी जो यहाँ बीजेपी के माननीय प्रवक्ता ने जो बातें रखी, उसमें सबसे पहली बात ये कही उन्होंने कि गठबंधन की सरकार कमजोर। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि वाजपेयी जी की जो 6 साल की सरकार थी, यहाँ 2 बार या 3 बार, एक 13 दिन की, 13 महीने की, और बाद में 5 साल की, 4.5 साल जी, उनका अगले चुनाव में जाने का, 2004 के चुनाव में जाने का नारा था इंडिया शाइन का। क्या बीजेपी के प्रवक्ता ये कहेंगे कि वो इंडिया शाइनिंग का नारा झूठा था, वाजपेयी झूठे? दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि भाजपा ने कौन सी पार्टी को, इन्हीं के महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री चंद 2 दिन पहले बोले कि मैं 2 पार्टी तोड़ के सत्ता में वापस आया। इसका जवाब भाजपा के लोग क्या देंगे? तीसरी बात, हमारे नेता के ऊपर जो निरलकल आरोप लगाए हैं, तो उनके पास ईडी है, उनके पास सीबीआई है, सब कुछ है। कोरोना नेता के ऊपर मुकदमा दाखिल। अगर हिम्मत है तो आप जो आरोप यहां करते हैं वो आरोप सिद्ध करके बताओ। और सबसे चौथी बात, उन्होंने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बहुत बड़ी सफाई दी। आज की तारीख में मेरे पास 15 ऐसी कंपनियां हैं जिनके मैं नाम बताना चाहता हूं अगर समय हो तो, कि उनके ऊपर ईडी इनकम टैक्स की रेड हुई और उसके बाद उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। उसमें डीएलएफ है। 15 जनवरी 2019 को रेड पड़ी, 9 अक्टूबर 2019 को बॉन्ड खरीदी किए गए। एफबीआई एग्रो 25 जून 2020 को रेड पड़ी, 18 अक्टूबर 2020 पूरी लिस्ट विवेक जी बहुत लंबी हो जाएगी, पूरी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, जरूरत भी नहीं है। मैं जानता हूं समय की मर्यादा, लेकिन बात यह है कि ऐसी कंपनियों ने बॉन्ड खरीद लिए हैं कि जिनका कोई मुनाफा नहीं है, और ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार निर्मूलन के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो मर्यादा थी कि आपने आपके नफे में से 7.5% के ये डोनेशंस पॉलिटिकल पार्टी को दिया जा सकता है, उन्होंने वो पूरी ये शर्त निकाल दी, और कितना भी डोनेशन दे दो बस हमें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इस बार आप जोर शोर से उठाएंगे और ये मुद्दा चुनाव में भी गर्म रहने वाला है। मुझे आधा ही मिनट, इलेक्टोरल बॉन्ड्स ये इस आजाद देश का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला था, और दूसरा नंबर का घोटाला था नोटाबंदी। ठीक है विजय जी, इसका जवाब उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। विजय जी। जी देखिए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से यह बात कहना चाहता हूं कि घोटाला कहां होता है। घोटाला वहां होता है जहां 2014 तक कोई पॉलिसी नहीं थी। आप जितना मर्जी वाइट, जितना मर्जी ब्लैक पैसा, कैश में पैसा दे दो, कोई लेखा जोखा नहीं था। आज ये मेरे कांग्रेस प्रवक्ता जो पढ़ रहे हैं, ये कहां से पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका डाटा अवेलेबल था। ये मोदी जी के उसमें ही ऐसे सक्षम हो पाए कि ये सारा डाटा पढ़ के सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बैंक टू बैंक कर दिया था। एसबीआई क्या है? सरकारी बैंक है। आप अगर अपने बैंक से भेजोगे तो वो बैंक के पास सारी डिटेल होंगी। तो ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि ब्लैक मनी बढ़ेगी? अगर कोई इनका सुझाव है तो ये सुझाव सरकार को भेजे, चुनाव आयोग को भेजे, जहां मर्जी भेजे।
कोई भी काम होता है तो उसमें गुंजाइश होती है सुधार की, लेकिन उसको आप नकार नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी वहां होती है जिसका कोई सोर्स ना पता हो। ठीक है, ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात होगी। मणिशंकर जी आपके पास आ रहा हूं मैं, उसके बाद मणिशंकर जी आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद प्रेम कुमार जी आपके पास आ रहा हूं, और दीपक जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, उनके पास भी जाऊंगा। मणिशंकर जी, 24 के चुनाव से पहले जो बिखराव है, बार बार मुद्दा फिसल के उधर इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीजों की तरफ जा रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये बिखराव क्यों है, और जो अलायंस के जो पार्टनर्स अलग हो रहे हैं ठीक एंड चुनाव के पहले, वो क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए विवेक जी, जो गठबंधन हुआ है एनडीए के खिलाफ, उसमें न तो कोई नीति है, न तो कोई नियति है, न तो कोई उसका नेता है। और जैसे मैं क्या उदाहरण दूं, जैसे कोई उसका मालिकाना किसी के पास नहीं हो कि हम जब चुनाव जीतेंगे तो कौन इसका प्रधानमंत्री होगा। लेकिन एनडीए गठबंधन का स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरे चरण में भी प्रधानमंत्री होंगे मोदी जी।